हेलो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट नंबर 24 और करंट जीके बेसिक स्टैटिक्स और फैक्ट इन सबको साथ में लेकर आज 11 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, यूपीएससी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कर प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो पहला है आयकर, कॉर्पोरेट कर, निगम कर या फिर संपत्ति कर। तो कौन सा सही है ये विकल्प चुनना है कि पहला है 1 और 4, दूसरा है 2 और 4, तीसरा है 1 2 3 4 और चौथा है 2 और 3। तो बताइए कौन सा आंसर सही रहेगा। डायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर है सी, यानी कि चारों के चारों ऑप्शन सही है। यानी कि डायरेक्ट टैक्स में इनकम, आयकर टैक्स, कॉर्पोरेट कर, निगम कर और संपत्ति कर, ये चारों के चारों इन्वॉल्व हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए प्रत्यक्ष कर होता क्या है ये जान लेते हैं। देखिए, जिसमें कर का आरंभिक भुगतान करने वाला व्यक्ति ही कर का अंतिम भार वहन करता है। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि प्रत्यक्ष कर में, डायरेक्ट टैक्स में कर के भार को दूसरे पर हस्तांतरण करने की संभावना नहीं होती। ठीक है, यानी कि दूसरों पर ये टैक्स कट के नहीं जाता है। देखिए हम पार्ले जी बिस्किट खरीदते हैं। ठीक है, तो 5 रुपए में हमने बिस्किट खरीद लिया। ठीक है, तो हमने 4 रुपए का बिस्किट था, 1 रुपए टैक्स दिया। फिर वो जो वो व्यापारी को फिर वो अपने ऊपर वाले होलसेल व्यापारी को उसको टैक्स देगा काट कर, फिर वो ऊपर वाले का। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट टैक्स में मतलब जो आपके फादर है वो डायरेक्ट टैक्स भरते होंगे, जो कटता होगा वो सीधे का सीधा ही कटता है, वो टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, उसमें कोई बीच में कोई और अदर व्यक्ति, अदर पर्सन नहीं होता है। ठीक है, देखिए उदाहरण के लिए आयकर टैक्स, कॉर्पोरेट, निगम, संपत्ति कर या फिर शेयर या फिर दूसरी संपत्तियों से आय पर लगने वाला कर। ठीक है, उल्लेखनीय है कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बावजूद अप्रैल में प्रत्यक्ष कर संग्रह में 36.6% की वृद्धि हुई है। यानी कि ये अच्छी बात है, पॉजिटिव है कि अप्रैल में प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स है वो 36.6% की वृद्धि हुई है, वो भी लॉकडाउन के दौरान। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है ना, ये याद रख लिया। यूपीएससी 2019-2020 के पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें जो डेफिनेशन वाले पोर्शन है बहुत पूछता है। तो डेफिनेशन इस बार इस साल तो कम से कम सबकी सब कर लेनी चाहिए, जो नोटबुक में आप लिखते जाइएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित संस्थानों में से किस संस्थान ने कोरोना संक्रमण के कारण मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अस्पतालों के लिए बांस के बेड यानी कि बाम्बू हॉस्पिटल बेड का निर्माण किया है। ठीक है, तो आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी बॉम्बे। तो बताइए इन चार में से कौन सा आंसर सही है। ठीक है, ये स्टैटिक क्वेश्चन होता है। ठीक है, एक ही वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें कुछ फैक्ट याद रखने का होता है। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन 2, यानी कि आईआईटी गुवाहाटी। ठीक है, और इसमें कुछ जानने का नहीं है, ये इसी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। देखिए, पहला कि यह प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों का प्रशासन करती है। दूसरा क्या है कि यह एक सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय मतलब स्टेचुटरी बॉडी, जो लॉ के द्वारा लॉ को पास करके बनाई गई है संसद में। ठीक है, तो इसको स्टेचुटरी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी होती है, जो संविधान में लिखी जाती है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। तो कथन एक, दो, एक और दो और नहीं, एक और नहीं, दो, कौन सा सही है ये चुनना है। इसके बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन। देखिए ये थोड़ा प्रश्न अच्छा है, यानी कि यूपीएससी पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, 2019 में भी बैंक बोर्ड ब्यूरो के बारे में भी पूछ लिया था, तो ये याद रख लिएगा। ठीक है, देखिए आंसर है सी, यानी कि दोनों के दोनों कथन अपने सही है। देखिए अब जान लेते हैं क्या है। ठीक है, 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के माध्यम से वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में इसका गठन किया गया था। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन। ठीक है, ये राजस्व विभाग के अधीन आता है। किसने गठन किया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। ठीक है, और यह एक सांविधिक निकाय के तौर पर कार्य करता है। ठीक है, अब क्या है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है
वो प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियों एवं योजनाओं के संबंध में महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के साथ साथ आयकर विभाग की सहायता से प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों का प्रशासन करती है। यानी कि ये जो डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड जो पॉलिसी बनती है, जो योजनाएं बनती है, ठीक है, उसमें कुछ फेरफार 18%, 23% जो टैक्स का आपका जो रेट बढ़ता करता है ना, उसका देखरेख कौन करता है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड इसका कंट्रोल करती है, उसका निर्माण करती है, उसको ठीक है ध्यान रखती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालयन ब्राउन बियर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी अब पूछ लेता है, क्योंकि इस 2020 में भी एक पक्षी के बारे में पूछा गया था, 2019 में भी डॉल्फिन के बारे में पूछा गया था, 2018 में भी इसके बारे में जो कुछ आया था। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन पर अब फोकस करना चाहिए, और वैसे भी करंट में ऐसे जो होता है ब्राउन बियर या फिर तेंदुआ या फिर गंगा डॉल्फिन, ठीक है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आइए पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए हिमालयन ब्राउन के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला कथन क्या है कि ये ब्राउन बियर केवल पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, शब्द को पकड़िएगा। ठीक है, और इसे IUCN की रेड लिस्ट में वनरेबल श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो पता है कौन सा कथन सही है, ये पूछा गया है। देखिए केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन, ठीक है मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, देखिए पहला कथन गलत है, क्योंकि केवल नहीं है। ठीक है, केवल आ गया ना, इसलिए ये कथन गलत हो गया। दूसरा कथन सही है। देखिए पश्चिमी हिमालय, देखिए पूर्वी हिमालय नहीं था, पश्चिमी हिमालय था। ठीक है, और पश्चिमी हिमालय राज्यों जैसे कि कौन सा है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, उसमें 3000 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसकी छोटी एवं अलग आबादी भारत और पाकिस्तान के दूर दराज के ऊंचे हिमालय पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है कि अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी कि IUCN द्वारा इस ब्राउन बियर को वनरेबल प्रजाति की सूची में शामिल किया गया है। दूसरा कथन सही हो गया। और भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है। ये याद रख लीजिएगा कि भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए वॉशिंगटन ब्रोकेड समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इस समझौते के तहत कुछ अरब देशों द्वारा इजराइल के साथ सामान्य रिश्तों को स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की गई है। तो दूसरा क्या है कि हाल ही में ईरान तथा सऊदी अरब द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर की घोषणा की गई है। तो बताइए कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। सोच लीजिए कौन सा आंसर आएगा। देखिए पहले समझ लेते हैं कि ये क्या। देखिए इस समझौते का है सूडान। ठीक है, सूडान है। इस समझौते के तहत सूडान पिछले 2 माह में इजराइल के साथ सामान्य संबंध को स्थापित करने वाला तीसरा अरब देश बन जाएगा। ठीक है, यानी कि सूडान तीसरा बन जाएगा। तो उससे पहले 2 और है, कौन कौन है कि 13 अगस्त 2020 को UAE द्वारा तथा 11 सितंबर को बहरीन द्वारा समझौते की घोषणा की गई है। अन्य देशों में मिस्र ने वर्ष 1979 में तथा जॉर्डन ने 1994 में इजराइल के साथ शांति समझौते किए थे। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं। देखिए इजराइल, देखिए ये है, ये देखिए क्रीम वाला पोर्शन देख रहे हैं, वो है इजराइल, और उसके साथ उसके बाजू में जॉर्डन, इजिप्ट, और उसके नीचे रेड सी, ये है गाजा स्ट्रिप, तल अवीव और मेडिटेरियन सी, और ये रहा रेड सी। ठीक है, और ऊपर कौन सी है, जो सीरिया वाली गोलन हाइट्स। ठीक है, ये भी काफी चर्चा में रही है, तो गोलन हाइट्स को भी एक बार देख लीजिएगा, करंट अफेयर का मुद्दा है, तो 1 साल से चल रहा है। ऊपर है लेबनान। ठीक है, देखिए आइए, देखिए ये है पैलेस्टीन वाला। देखिए कब का है, 1947 का। ठीक है, और पैलेस्टीन अब
पार्टीशन प्लान 1947 धीरे धीरे कम होता गया और इजराइल का एरिया बढ़ता गया, ठीक है। फिर 1949 से 1967 के तहत पैलेस्टीन कितना छोटा हो गया, देखिए ग्रीन पोर्शन बहुत छोटा गया, ये पैलेस्टीन वाला एरिया है और ये जो व्हाइट है वो है इजराइल। और अब देखिए कैसा हाल है, देखिए पहले पैलेस्टीन कितना छोटा हो गया है देश और इजराइल का एरिया इतना बड़ा हो गया है। तो ये दोनों 1947 से इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से संरक्षण रिजर्व आर्द्र भूमि और क्या रामसर कन्वेंशन साइट के बारे में पूछा गया। तो यूपीएससी के लिए ये एक ग्रीन पोर्शन है, मानो के कभी भी आ सकता है, तो ऐसे याद रख लेना चाहिए, ठीक है। करंट में कौन कौन सी साइट है ना, ये याद रखना है सिर्फ, ठीक है। आसन संरक्षण रिजर्व, यास कंजर्वेशन रिजर्व, धनोरी आर्द्र भूमि और सांडी आर्द्र भूमि, ठीक है। तो केवल 1, 2 और 4, 1, 3, 4, 2, 3, 4 और उपयुक्त सभी, ठीक है। देखिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर ऑप्शन ए यानी कि 1, 2 और 4 सही, यानी कि आसन संरक्षण रिजर्व, धनोरी आर्द्र भूमि, सॉरी व्यास कंजर्वेशन रिजर्व और सांडी आर्द्र भूमि। तीसरा कथन नहीं है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन नहीं है, तो याद रख लीजिएगा, ये फैक्ट क्वेश्चन है। देखिए हाल ही में देहरादून स्थित आसन संरक्षण रिजर्व को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। ये इसके ऐड होते ही भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है, 38 हो गई। ये आपका पीसीएस का क्वेश्चन 110% बन जाएगा, ठीक है, जो कि दक्षिण एशिया में सबसे अधिक है, ठीक है। तो याद रख लीजिएगा, 2 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंद्रजीत गुप्ता समिति के बारे में पूछा गया कि किस क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक है। तो चुनावी सुधार से, श्रम कानून में सुधार से, बैंकिंग सुधार से या फिर रक्षा खरीद प्रक्रिया से। इंद्रजीत गुप्ता समिति ये यूपीएससी का समिति कमेटी होती है, वो फेवरेट होती है ऐसे, और बीसीएस में तो पूछा ही जाता है, पर यूपीएससी के भी फेवरेट होती है, ठीक है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन है यानी कि चुनावी सुधार से है। आइए अब देख लेते हैं। देखिए इंद्रजीत गुप्ता समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। अब इन समिति की सिफारिशों में निम्नलिखित बिंदु शामिल है। कौन कौन सी सिफारिश की थी इंद्रजीत गुप्ता समिति ने, चुनाव के बारे में, ठीक है, चुनावी सुधार से बारे में, चुनाव में सुधार क्या क्या करने चाहिए। देखिए पहला क्या है कि लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाए, ठीक है, सरकार द्वारा लोकसभा और विधानसभा का खर्चा जो है वो सरकार द्वारा किया जाए। दूसरा क्या है कि ऐसे प्रत्याशी जो अपना वार्षिक आय का रिटर्न दाखिल करने में असफल हो, जो ऐसे प्रत्याशी, ऐसे कैंडिडेट जो आपके एरिया में खड़े हो, वो अपने वार्षिक आयकर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते हैं ना, उसमें जो असफल रहे तो उसको चुनाव में आर्थिक सहायता न दी जाए, ठीक है। और तीसरा क्या है कि 10,000 से अधिक चंदे की राशि ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से प्रदान किए जाने की व्यवस्था हो। और चौथा क्या है कि इंद्रजीत गुप्ता समिति के बाद चुनाव सुधार के लिए के संथानम समिति का गठन हुआ। तो के संथानम समिति भी चुनावी सुधार से यानी कि चुनाव से रिलेटेड है, तो ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए G20 के बारे में पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए G20 समूह का सचिवालय न्यूयॉर्क में स्थित है। दूसरा, वर्तमान में G20 समूह की अध्यक्षता सऊदी अरब द्वारा की जा रही है। तीसरा क्या है कि G20 भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन वर्ष 2010 में किया गया था, ठीक है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा गया है। तो केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 और यहाँ तीनों के तीनों कथन गलत है। बताइए कौन सा आंसर सही है। देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी यानी कि 1 और 3 कथन गलत है, यानी कि पहला और तीसरा कथन गलत है, दूसरा ही कथन सही है। G20 समूह की अध्यक्षता सऊदी अरब द्वारा की जा रही है वर्तमान में, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं। देखिए G20 एक फोरम मात्र है, यह किसी स्थायी सचिवालय या स्थायी कर्मचारी के बिना कार्य करता है, इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, ये है, ठीक है, स्थायी सचिवालय या स्थायी कर्मचारी के बिना कार्य करता है, ठीक है। इसलिए पहला कथन गलत हो गया क्योंकि इसमें क्या किया था कि सचिवालय न्यूयॉर्क में है, नहीं है, न्यूयॉर्क में कोई भी सचिवालय नहीं है, कोई स्थायी पर्टिकुलर सचिवालय नहीं है, ठीक है। और वर्तमान में G20 की अध्यक्षता सऊदी अरब, ठीक है, वो
30 नवंबर 2020 तक करेंगे। ठीक है, दूसरा कथन सही हो गया। अब क्या है कि G20 भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह की स्थापना 2010 में G20 के टोरंटो शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। ठीक है, भ्रष्टाचार निरोधी कार्य समूह उसकी स्थापना तो 2010 में की गई थी, पर उसकी जो पहली बैठक हुई ना वो 22 अक्टूबर 2020 को हुई थी। ठीक है, इसलिए तीसरा कथन भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ क्या बोला गया है कि कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन 2010 में किया गया था। अरे भाई 2010 में नहीं, 2020 में किया गया था। ठीक है, इसकी स्थापना 2010 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कोर मुद्रास्फीति वह है जिसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाला उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता। और दूसरा क्या है कि रोजगार की दर में बढ़ोतरी के साथ श्रम बल भागीदारी दर में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, कोर मुद्रास्फीति के बारे में पूछा, आगे देखेंगे क्या है कोर मुद्रास्फीति, काफी बच्चों को नहीं पता होगा। ठीक है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो। ठीक है, तो आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा। देखिए इसका आंसर ऑप्शन सी है। ठीक है, देखिए हेडलाइन मुद्रास्फीति, पहले ये समझ लीजिए कि हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होता है। देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक अर्थव्यवस्था के भीतर, कोई भी एक अर्थव्यवस्था होती है कोई देश की, उसके भीतर कुल मुद्रास्फीति को मापा जाता है, जिसमें खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाला उतार चढ़ाव शामिल होता है। ठीक है, हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या होता है, कोई एक किसी देश की अर्थव्यवस्था में उसके भीतर टोटल जो मुद्रास्फीति होती है उसको मापा जाता है, जिसमें खाद्य एवं ईंधन भी उसके कीमतों के उतार चढ़ाव शामिल होते हैं। दूसरा क्या होता है कोर मुद्रास्फीति, इसमें थोड़ा ही चेंज है कि जिसमें खाद्य एवं ईंधनों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को शामिल नहीं किया जाता है, और इसमें हेडलाइन में शामिल किया जाता है किसको, खाद्य एवं ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव को। ठीक है, अब तीसरा क्या है कि श्रम बल को उन लोगों के रूप में भी परिभाषित किया जाता है जो या तो कार्य कर रहे हो या काम की तलाश कर रहे हैं अथवा काम के लिए उपलब्ध हो। ठीक है, तो श्रम बल किसमें कहा गया कि या तो कार्य कर रहे हो, या तो कार्य की तलाश कर रहे हो, अथवा तो काम के लिए उपलब्ध है। और आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब अधिक लोग को रोजगार मिलता है तब और अधिक लोग रोजगार की तलाश में लग जाते हैं, यानी कि रोजगार की दर में बढ़ोतरी होती है, साथ ही श्रम बल भागीदारी में भी बढ़ोतरी होती है। किंतु भारत में ऐसा नहीं देखा गया है, इस समय अभी ऐसा नहीं देखा गया है। ठीक है, तो ये लास्ट वाला कथन है ना, 2 बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आज डाल दिया है, तो हर रोज आपके लिए एक लास्ट वाला क्वेश्चन हिस्ट्री का रखूंगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। थोड़ा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मेडकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड या फिर लॉर्ड एलन बोरो। ठीक है, तो किसे गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि चार्ल्स मेडकॉफ। देखिए सर चार्ल्स मेडकॉफ ने 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 तक बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उनने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। ठीक है, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। तो ठीक है, ये रहा आज का पूरा 11 क्वेश्चन। कल मिलते हैं इसी टाइम। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी टॉपिक आपको 11 क्वेश्चन में से समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, या फिर रेगुलर आपको समझा दूंगा, या फिर उसके लिए स्पेशल लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।